तो हम आप आज अध्ययन कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का। और बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत नेट एमए और बीए के विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें खास करके जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रियलिस्टिक अप्रोच है, और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इस पर हम लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि जो लोग इस सत्र को गंभीरता से ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर उनका एग्ज़ाम में भी अच्छी उपलब्धि रहेगी और नेट को क्रैक करने में भी उन्हें मदद मिलेगी। तो आप लोग नोट करें, क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बुल जैसे परंपरावादियों पर प्रहार किए? किसने? अंतर्राष्ट्रीय, इसमें नोट करें, ये मॉर्टन कैपलान है जो कि व्यवस्थावादी सिद्धांत का जन्मदाता है। किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बुल जैसे परंपरावादियों पर प्रहार किए? तो मॉर्टन कैपलान ने। याद रहेगा। और ये भी याद रखना है कि मॉर्टन कैपलान जो है व्यवस्थावादी सिद्धांत इसका जनक है, सिस्टम थ्योरी का। अगला क्वेश्चन नोट करें कि किसका वक्तव्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है, तो राजनीति विज्ञान की तो सीमा रेखाएं ही मिट सी गई हैं। सीमा रेखाएं मिट सी गई हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने चार विकल्प हैं। हेडले बुल है, जॉर्ज कैनन है, और C.A.W. मैनिंग है, और चौथा है R.N. रोजक्रेस। तो यहाँ R.N. रोजक्रेंस उत्तर है। R.N. रोजक्रेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है। यथार्थवादी सिद्धांत का एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है। जाहिर है हांस जे मॉर्गनथाउ है। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस किसकी रचना है? हांस जे मॉर्गनथाउ की रचना है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, जिसमें उसने बाकायदे यथार्थवादी सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट आप देखें, यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नोट किया जाए, यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नांकित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नांकित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है। अब यहाँ पर हमारे सामने चार विकल्प हैं: संप्रभुता, राष्ट्रीयता, शक्ति और शक्ति अनुसंधान। तो जैसा मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी मॉर्गनथाउ पे क्वेश्चन आएगा तो आप राष्ट्रीय हित, शक्ति और संघर्ष, इन तीन चीज़ों पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पर जो शक्ति है वो उत्तर है, शक्ति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मॉर्गनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के
मॉर्गनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? मॉर्गनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? तो हम लोग याद रखेंगे कि उसने 6 नियम दिए हैं, 6 नियम प्रतिपादित किए हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है कि मॉर्टन कैप्लान ने अपने व्यवस्था सिद्धांत में कितने नियम बताए हैं, कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? तो वो भी 6 हैं। ठीक है, मॉर्टन कैप्लान ने भी व्यवस्था सिद्धांत के 6 नियम बताए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसने मॉर्गनथाउ के सिद्धांत को पावर मोनिज्म की संज्ञा दी है? पावर मोनिज्म की संज्ञा दी है। किसने मॉर्गनथाउ के सिद्धांत को पावर मोनिज्म की संज्ञा दी है? अंडरलाइन कर लें, पावर मोनिज्म को की संज्ञा दी है। तो ये है स्टैनले हॉफमैन। स्टैनले हॉफमैन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं, विद्वानों में प्रमुख हैं। नोट करें, इसमें स्टैनले हॉफमैन है, रॉबर्ट टकर है, केनेथ वोल्टज है और हैरोल्ड स्प्राउट है। तो इसमें आंसर जो आपका है वो केनेथ वोल्टज है। नोट करें, केनेथ वोल्टज। संतुलन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रक और बर्टन सापिन ने विदेश नीति के अध्ययन में जोर दिया है। विदेश नीति के अध्ययन में जोर दिया है। इसमें जो आंसर है वो है निर्णय परक विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय परक विश्लेषण। तो ये 3 विद्वानों को हम लोग याद रखेंगे कि रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रक और बर्टन सापिन का संबंध डिसीजन मेकिंग थ्योरी से है ना, निर्णय परक विश्लेषण से है। ठीक है, अगला पानी कुछ नेक्स्ट अगला देखें, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो एक तरफ विद्वान का नाम और दूसरी तरफ सिद्धांत का नाम। ठीक है भाई, विद्वान और सिद्धांत। पहला ए लिखें, रिचर्ड स्नाइडर निर्णय परकता। रिचर्ड स्नाइडर निर्णय परकता यानी डिसीजन मेकिंग। मॉर्टन कैप्लान व्यवस्था परकता यानी व्यवस्था परक सिद्धांत। जॉर्ज
लिखो जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत। और नेक्स्ट मॉर्गेनथाउ आदर्शवाद। कौन सा गलत है भाई? मॉर्गेनथाउ आदर्शवाद। तो इसमें आप देखें मॉर्गेनथाउ का आदर्शवाद से संबंध नहीं है, यह यथार्थवाद से है, इसलिए ये गलत विकल्प है। बाकी मॉर्टन कैपलान व्यवस्था सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका वक्तव्य है, किसका वक्तव्य है कि संतुलनकारी प्रक्रम सदा संतुलन के आसपास घूमता रहता है। संतुलनकारी प्रक्रम सदा संतुलन के आसपास घूमता रहता है, पर ये संतुलन पर पहुंचता कभी नहीं है। तो इसमें आंसर लिखें। ये कथन है J.A. शुम्पीटर का। शुम्पीटर का कथन है। कैपलन के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैपलन के अनुसार कौन से निकाय के निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार हो सकते हैं। निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक, ये हमें अंडरलाइन करना है। दोनों प्रकार हो सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निकाय या व्यवस्था सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निकाय या व्यवस्था सिद्धांत पर कार्य करने वाले विद्वान कौन से हैं? तो यहाँ हमें ये स्पष्ट है, मॉर्टन कैपलान के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जो दूसरे विद्वानों के नाम हैं उन्हें भी हमें नोट करना है। तो नोट करें चार्ल्स मैक्लेलैंड एवं केनेथ बोल्डिंग। They are also associated with system theory। ये भी व्यवस्था सिद्धांत के साथ जुड़े हुए विद्वान हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसका मत है कि परमाणु युग में राष्ट्र राज्य एक पुरानी अप्रासंगिक चीज रह गया है। ऐसा दो विद्वानों ने कहा है। नाम नोट करें, जॉन हर्ज एवं केनेथ बोल्डिंग।
बोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैचिंग फॉर्म में हमें नोट करना है। पहले क्वेश्चन नोट करें कि निम्नांकित के विचारों का सारांश है, निम्नांकित के विचारों का सारांश है कि राष्ट्र राज्य अब प्रतिरक्षा का मार्मिक महत्व, राष्ट्र राज्य अंडरलाइन करें, अब प्रतिरक्षा इसे भी अंडरलाइन करें, का मार्मिक महत्व का काम पूरा नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। तो इसमें ए विकल्प में नोट करें कि स्नाइडर कैप्लन, स्नाइडर कैप्लन ए विकल्प में। बी विकल्प में है हर्ज बोल्डिंग, हर्ज बोल्डिंग। सी विकल्प में है जॉर्ज कैनन और किसिंजर, जॉर्ज कैनन और किसिंजर। और डी विकल्प में है ई एच कार और मॉर्गेनथाउ। तो इसमें जो आंसर है वो बी है, हर्ज और बोल्डिंग। इनका ये मानना है कि राष्ट्र राज्य अब प्रतिरक्षा का मार्मिक महत्व का काम पूरा नहीं कर सकते हैं, हर्ज एवं बोल्डिंग। ठीक है भाई, ये हो गया। कौन सा सिद्धांत, ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है, कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है। तो जो दो गणितज्ञों ने और अर्थशास्त्रियों ने इसे विकसित किया है, तो ये सिद्धांत है आपका व्यवहारवादी वैज्ञानिक सिद्धांत, व्यवहारवादी वैज्ञानिक सिद्धांत। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, जो अभी आपने इसे शायद चर्चा में नहीं आया होगा। लिखे मार्टिन सुबिक, मार्टिन सुबिक कॉमा ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न, ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न और कार्ल डाइच ने, और कार्ल डाइच ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया है, किस सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया है। तो ये है खेल सिद्धांत या गेम थ्योरी। खेल सिद्धांत के जनक हैं मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न और कार्ल डाइच। नेक्स्ट है, किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में, एक नया सिद्धांत पर नया क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया है, सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया है। सौदेबाजी का सिद्धांत यानी बार्गेनिंग थ्योरी, इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विद्वान है और वो है स्नाइडर। आंसर है स्नाइडर। किसने
विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किया है? किसने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किया है? याद रखना इसे कि वो कौन सा सिद्धांतकार है, कौन सा सिद्धांत है जो अपने सिद्धांत का विश्लेषण विदेश नीति के संदर्भ में और उसके परिप्रेक्ष्य में करता है। तो इसका उत्तर है मॉर्टन कैप्लान। मॉर्टन कैप्लान का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसमें वो दिखाता है कि विदेश नीतियों में और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर किस प्रकार से दुनिया कभी एक ध्रुवीय हो जाती है, कभी दो ध्रुवीय हो जाती है, कभी बहुध्रुवीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। मॉर्गेनथाउ ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है? मॉर्गेनथाउ ने कितने प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है? 6 तो नियम बताए हैं, लेकिन उसने अपनी परिचर्चा में पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में कितनी विचारधाराओं का उल्लेख किया है? तो 4 विचारधाराओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कोरिलेट है। नोट करें कि विचारधारा के कौन से प्रकार का उल्लेख मॉर्गेनथाउ ने नहीं किया है? विचारधारा के कौन से प्रकार का उल्लेख मॉर्गेनथाउ ने नहीं किया है? तो यहाँ हमें चारों विकल्प नोट करने की आवश्यकता है। ए विकल्प है यथास्थिति की विचारधारा, यथास्थिति की विचारधारा। बी है साम्राज्यवाद की विचारधारा। सी है स्पष्ट विचारधारा और डी है अस्पष्ट विचारधारा। तो इसमें साम्राज्यवाद की विचारधारा सही उत्तर है। साम्राज्यवाद की विचारधारा। यथास्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा, स्पष्ट विचारधारा, अस्पष्ट विचारधारा। तो यथास्थित, स्पष्ट, अस्पष्ट, आदर्शवादी, इनका तो उसने वर्णन किया है, लेकिन साम्राज्यवाद की विचारधारा पर उसने बात नहीं की है। अब ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करें। हमारा कोई शाश्वत मित्र नहीं है, हमारा कोई शाश्वत इटर्नल फ्रेंड नहीं है, शाश्वत मित्र नहीं है, और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु हैं, और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु हैं। केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं। यह कथन किसका है? ये वक्तव्य किसका है? कथन किसका है? यहाँ पर 4 विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। लॉर्ड पाल्मस्टर्न है, विंस्टन चर्चिल है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये कोटेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बोला गया है और ये विंस्टन चर्चिल का है। विंस्टन चर्चिल का ये विख्यात कथन है। एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बतलाए हैं? कितने प्रकार बताए हैं? थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? तो 6 प्रकार बताए हैं।
यहाँ अब हम लोग 6 बातें 3 में याद रखेंगे। मॉर्गेनथाउ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम बताए हैं। मॉर्टन कैपलान ने अपने व्यवस्था सिद्धांत में भी 6 नियम बताए हैं। और यहाँ जो आपने लिखा है कि थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के भी 6 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? किसके लिए? निम्नांकित में किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? वो है गौण हित। क्या है आंसर इसका? गौण हित। दे आर वेरी नेसेसरी इंटरेस्ट, गौण हित हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल एंड वेरी डीप रूटेड, यानी जिनके बगैर किसी नेशन का अस्तित्व ना रह पाए, है ना। नेक्स्ट आप लिखो, अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बतलाए हैं? अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बतलाए हैं? कितने अर्थ बतलाए हैं? तो याद रखेंगे हम लोग 8 अर्थ बतलाए हैं, 8। नेक्स्ट है कि किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है? किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है? विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये सिद्धांतकार है मॉर्गेनथाउ ने किया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? आपको विकल्प दिए जा रहे हैं कि शक्ति संतुलन या राष्ट्र संघ या सामूहिक सुरक्षा या यूरोपीय संघ। तो यहाँ आंसर है सामूहिक सुरक्षा, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी। जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये जो सामूहिक सुरक्षा को लेकर संगठन बने, इनका मूल मंत्र है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। नेक्स्ट आप देखें, किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनय का ध्येय, किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनय यानी कूटनीति का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है? सामूहिक सुरक्षा की राजनय का ध्येय स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है। यहाँ हमारे पास विकल्प हैं आर्गेन्स्की, आइनिस्क्लॉड, मॉर्गेनथाउ, मॉर्टन कैपलान। तो याद रखें, मॉर्गेनथाउ का कथन है, मॉर्गेनथाउ ने बोला है
कि सामूहिक सुरक्षा की जो डिप्लोमेसी होती है उसका ध्येय होता है स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है। The theory of collective security has been outdated. किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है? तो ये क्लॉड का कथन है। क्लॉड ने ऐसा बोला है। क्लॉड का कथन है। किसका मत है कि निशस्त्रीकरण से संभवतया युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी? किसका मत है कि निशस्त्रीकरण से संभवतया युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी? क्विंसी राइट का कथन है ये। क्विंसी राइट ने ऐसा कहा है। क्विंसी राइट। परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? अमेरिका और रूस के बीच में यानी परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? 1963 में। 1963 में हुए। डेट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है कि अणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई थी? अणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? 1968 में। अणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? 1968 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो एक साइड संधियां और दूसरी तरफ वर्ष, कि अब वो संधि किस वर्ष में हो रही है। एक तरफ संधियां और दूसरी तरफ वर्ष। तो ए विकल्प लिखो, अणु अप्रसार संधि 1968। सामने लिख लेना, अणु अप्रसार संधि वर्ष के नीचे 1968। स्टार्ट प्रथम संधि 1991। स्टार्ट प्रथम संधि 1991। स्टार्ट द्वितीय संधि 1993, 1993। और परीक्षण प्रतिबंध संधि 1971। 1971। कौन सा गलत है? लास्ट जो डी विकल्प है ये गलत है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये संधि 1963 में हुई थी। ठीक है भाई, तो 1971 रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? अप्रैल मई 2000 में। आंसर है अप्रैल और मई 2000 में हुआ था। नेक्स्ट कोटेशन है कि किसका मत है कि युद्ध शुरू करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है। युद्ध शुरू करने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना
आवश्यक है। ये कथन संबंधित है ग्रोसियस से। ग्रोसियस 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 है उत्तर। क्वेश्चन पूरा नोट हो गया। अगला है हस्तक्षेप एक तानाशाही। हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है। हस्तक्षेप एक दखलंदाजी हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है, यह कथन किसका है? पुनः सुने कि हस्तक्षेप एक तानाशाही दखलंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। ये किसका कथन है? ओपेनहीम का है। ओपेनहीम। हस्तक्षेप के कई प्रकार हैं, तो हस्तक्षेप का कौन सा प्रकार नहीं है? तो जाहिर है 3 प्रकार होंगे, एक नहीं होगा। हस्तक्षेप का कौन सा प्रकार नहीं है? हस्तक्षेप का कौन सा प्रकार नहीं है? नोट करें। कूटनीतिक हस्तक्षेप, चूंकि आपको प्रकार क्लियर हो इसलिए विकल्प लिख लें। कूटनीतिक हस्तक्षेप। बी है आंतरिक हस्तक्षेप। सी है दंडात्मक हस्तक्षेप और डी है मानवीय हस्तक्षेप। कूटनीतिक हस्तक्षेप, आंतरिक हस्तक्षेप, दंडात्मक हस्तक्षेप और मानवीय हस्तक्षेप। तो इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। डिप्लोमेसी किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिप्लोमेसी के लेखक कौन है भाई? डिप्लोमेसी किसकी रचना है? हेरल्ड निकल्सन की है ये रचना। डिप्लोमेसी किसकी रचना है? हेरल्ड निकल्सन की। नेक्स्ट है किसको परम श्रेष्ठ के रूप में संबोधित किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको ये याद रहना चाहिए कि परम श्रेष्ठ किसे कहा जाता है। किसको परम श्रेष्ठ या दिस एक्सीलेंसी, परम श्रेष्ठ या दिस एक्सीलेंसी के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये राजदूत को कहा जाता है। राजदूत, एम्बेसडर को। दो क्वेश्चन और 3 नोट करेंगे। किस देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा गया है? किस देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है? किस देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है? अब हम आपको यहाँ पर क्लू देते हैं कि वो कौन थे जो दुकानदार के रूप में हमारे देश में आए और अन्य देशों में गए और वहाँ शासक बन गए। ब्रिटेन। तो ब्रिटिश कूटनीति इसका आंसर है। ब्रिटिश कूटनीति। कौन सा जोड़ा गलत है? ये रचनाओं से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक लिख लेना है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक। हांस जे मॉर्गेनथाउ, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। हांस जे मॉर्गेनथाउ, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। बी है
हेरल्ड निकलसन, उसके सामने पुस्तक लिखना है डिप्लोमेसी। हेरल्ड निकलसन, डिप्लोमेसी। जॉन डब्ल्यू बर्टन, जॉन डब्ल्यू बर्टन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और एक विद्वान है E.H. कार, इनकी विख्यात रचना है द 20 years क्राइसिस, द 20 years क्राइसिस, यानी 20 वर्षीय आपदा। तो ये 3 रचनाएं सही मैच की गई हैं। जॉन डब्ल्यू बर्टन की रचना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रॉन्ग है, ठीक है। बाकी 3 आप याद रखेंगे कि ये रचनाएं इन्हीं विद्वानों की हैं। नेक्स्ट एक और पेयर लेना है, एक साइड राइटर है और दूसरी तरफ कृति है। लिखें ऑर्गेन्स्की, 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 आधा ना साकार, हाँ ऑर्गेन्स्की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऑर्गेन्स्की के सामने रचना लिखना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये इसकी रचना है। जोसेफ फ्रैंकेल, जोसेफ फ्रैंकेल, इन्होंने लिखी है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। फिर एक विद्वान है केनेथ बाउंडिंग, इनके सामने लिखा है रचना का नाम डिप्लोमेसी। किसकी है रचना है? हेरल्ड निकलसन की, तो ये विकल्प रॉन्ग है। अगला है जॉर्ज कैनन, अगला एक और राइटर है जॉर्ज कैनन, और इन्होंने बहुत ही विख्यात रचना लिखी है अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन डिप्लोमेसी। तो आज हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विविध सिद्धांतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा की। अगले वीडियो में भारत की विदेश नीति पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको नोट कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच सब्सक्राइब करें।